सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सविता आज आप सभी को हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 भाषा और व्याकरण नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। बच्चों, भाषा और व्याकरण इन दोनों ही शब्दों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा जैसे कि हम जो बोलते हैं वो क्या है, हमारी भाषा कहलाती है। यानी अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। और दूसरे के मन के भावों को भी समझना भाषा कहलाता है। और व्याकरण के द्वारा हमारी जो भाषा है वो शुद्ध रूप में परिवर्तित होती है। यानी व्याकरण से हमें ये पता चलता है कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारी जो भाषा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस पाठ के माध्यम से ये जानेंगे कि भाषा, व्याकरण, लिपि ये सब क्या होते हैं और इनकी परिभाषा के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, आज हम भाषा और व्याकरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचार को ग्रहण करते हैं। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचार को ग्रहण करते हैं। एक बार फिर से हम भाषा की परिभाषा दोहराते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचार ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी भाषा की परिभाषा है। चलिए अब हम देखते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। भाषा को हम बोलकर और लिखकर इन दोनों ही प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं और यह भाषा का मूल रूप होता है। इसमें बात कही जाती है और उसे सुनकर समझा जाता है। जैसे टेलीफोन पर हम अपनी बात दूसरों से कहते हैं तथा दूसरों की बात को सुनकर के समझते हैं। इसी प्रकार टेलीविज़न पर भी हम जो कुछ देखते हैं और सुनते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसी प्रकार कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे रेडियो पर जो भी सुनाया जाता है उसे हम क्या करते हैं, हम उसे सुनते हैं। तो ये आपका मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं। मौखिक भाषा में हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं और इसमें बात कही जाती है और उसे सुनकर समझा जाता है। दूसरा है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या होती है? चलिए अब हम जानेंगे कि लिखित भाषा क्या होती है।
हम अपने मन की बात लिखकर भी कह सकते हैं तथा लिखी हुई बात को पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक तथा पत्र आदि में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम पुस्तक में तथा पत्र में कुछ लिखते हैं और लिख करके अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह माध्यम लिखित भाषा कहलाता है। चलिए अब हम ये कैसी कैसी होती हैं। भाषा में पढ़ी व बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, गुजराती, मैथिली, बंगला, कन्नड़, संथाली, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, सिंधी, तमिल, पंजाबी, कोंकणी, उर्दू, असमिया और संस्कृत। इसी प्रकार हिंदी भाषा के विविध रूप भी होते हैं, जैसे ब्रज, राजस्थानी, बिहारी, अवधी, पहाड़ी और भोजपुरी। चलिए बच्चों, अभी तो हमने भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं इसके बारे में जाना। अब हम लिपि की परिभाषा देखेंगे कि लिपि क्या होता है या लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि जब हम भाषा को लिखते हैं तो उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं जिसे हम लिपि कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं भाषा और उनकी लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि वो भी देवनागरी होती है और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही होती है। यानी संस्कृत, हिंदी, मराठी इन तीनों ही भाषाओं की लिपि देवनागरी ही होती है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। उर्दू भाषा की फारसी, अंग्रेजी भाषा की रोमन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि भाषा को लिखने के लिए यहाँ पर कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं और उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। यानी कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी ये सारी जो भी भाषाएं हैं इनको लिखने के लिए लिपि का प्रयोग। चलिए अब हम व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण से हम क्या समझते हैं इसकी परिभाषा हम देखते हैं। व्याकरण भाषा प्रयोग के नियम बताता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। यानी व्याकरण के द्वारा ही हम पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीखते हैं। व्याकरण भाषा प्रयोग के नियम भी हमें बताता है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे गीता नाच रहा है और माँ मेरे को भी चलना है। गीता नाच रहा है, गीता शब्द क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम गीता है, लेकिन यहाँ क्रिया आपका क्या, क्रिया से आपको क्या पता चलना है कि गीता नाच रहा है। यानी कि गीता तो एक लड़की का नाम है, लेकिन नाच रहा है शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, इसलिए ये वाक्य आपका क्या है? गलत है। लेकिन जब हम इसमें व्याकरण का प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वाक्य आपका बदल जाता है, क्योंकि अगर गीता एक लड़की का नाम है तो क्रिया भी एक स्त्रीलिंग शब्द ही होगा। जैसे गीता नाच रही है होगा, न कि नाच रहा है। गीता नाच रही है और दूसरा वाक्य क्या है? माँ मुझे भी चलना है।
माँ मेरे को भी चलना है, यह व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य आपका गलत है। इसका सही वाक्य क्या होगा? माँ मुझे भी चलना है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ आपने देखा कि व्याकरण का प्रयोग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। और अगर जैसे हम हमारी दिनचर्या में, हमारी बोलचाल की भाषा में भी हम व्याकरण का प्रयोग ही करते हैं और उसी के द्वारा हम पढ़ना लिखना और बोलना समझना भी सीखते हैं और इस प्रकार हमारी भाषा शुद्ध होती है। चलिए तो हम एक बार फिर से व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। शब्द और वाक्य के अशुद्ध होने का पता हमें व्याकरण से ही चलता है। एक बार फिर से, शब्द और वाक्य के शुद्ध अशुद्ध होने का पता हमें किससे चलता है? व्याकरण से ही चलता है। यानी हमारे जो वाक्य हैं वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, यानी कि सही हैं या गलत हैं, हमें व्याकरण के द्वारा ही उसमें अंतर समझ में आता है। ठीक है बच्चों, यानी व्याकरण भाषा प्रयोग के नियम बताता है और व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना भी सिखाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, लिपि, व्याकरण और लिपि, भाषा की लिपि के बारे में हमने जाना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप इस पाठ को फिर से अच्छे से दोहराएंगे और इन सब की परिभाषा को अच्छी तरह से याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।